हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCS 111, BCA न्यू कोर्स का और BCS 011, BCA ओल्ड कोर्स का कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में बुक 1 चैप्टर 2 का आज हम नया टॉपिक करेंगे जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यानी ASCII एंड यूनिकोड है, राइट। आइए देखते हैं क्या है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड एंड यूनिकोड। तो गाइज हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स की इन्वेंशन, कंप्यूटर्स का यूज जो हुआ था वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका के अंदर उनकी अपनी सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग करके ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में। यानी अगर कंप्यूटर्स में एक लंबे समय तक बात की जाए तो कंप्यूटर्स में लंबे समय तक काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग ही किया जाता रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ये ASCII फॉर्मेट डेवलप किया था, जिसकी मदद से ये लोग कंप्यूटर्स में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग करके उसमें इनपुट देना, उससे आउटपुट लेना, यानी उसमें जो भी काम हम यूजर्स के द्वारा किया जाता था वो सिर्फ इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करके किया जाता था। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ये देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आप इस डेफिनेशन से ही समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये इंफॉर्मेशन किसके साथ आदान प्रदान करनी है। इंटरचेंज का मतलब आदान प्रदान करना। ये इंफॉर्मेशन किसके साथ इंटरचेंज करनी है? कोई भी इंफॉर्मेशन किसके साथ इंटरचेंज करनी है? कंप्यूटर्स के साथ। इंटरचेंज किसके साथ करनी है? विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से इनपुट लेना, कंप्यूटर को इनपुट देना, कंप्यूटर से इनपुट लेना, यही तो इनकी इंटरचेंज हुआ। इंफॉर्मेशन, जानकारी, डेटा, राइट। अब ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड, एक नियम जिसका पालन एक लंबे समय तक कंप्यूटर्स के साथ इनपुट या आउटपुट लेने के लिए किया जाता रहा। इन्होंने कहा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार, कोड वर्ड क्यों आ रहा है यहां पर? स्टैंडर्ड तो मतलब समझ में आता है, स्टैंडर्ड मतलब तो कोई नियम हो गया, कोई रूल हो गया, कोई प्रिंसिपल हो गया। अमेरिकन वर्ड जो है वो अमेरिका ने बनाया इसलिए आ गया। चलिए, ये नियम हो गया, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल हो गया। यहां कोड क्या से आ गया? कोड का मतलब क्या है? जैसा मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर्स के साथ इन लोगों ने, अमेरिका ने सिर्फ इंग्लिश भाषा को ही उपयोग करने के लिए समझा था, क्योंकि इनके यहां सिर्फ ज्यादातर सभी काम ऑलमोस्ट इंग्लिश भाषा में ही होते हैं, क्योंकि वहां इंग्लिश बोलने वाले लोग ही पाए जाते हैं ज्यादातर। अब कहानी क्या है कि अमेरिका ने कहा कि कंप्यूटर्स को समझ में आती है सिर्फ बाइनरी 01010101, राइट। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर्स को इनपुट देना है, अगर हमें किसी कंप्यूटर को इनपुट देना है तो वो तो भाई 0 और 1 यानी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। इसे आप बाइनरी या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। वो तो सिर्फ यही समझेगा 0101। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए कोई भी चीज 0101 में लिखना बहुत मुश्किल है। तो हम जो यूजर्स हैं, अगर हम हर चीज 01 में कंप्यूटर को देंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव इनपुट और टेक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो इन्होंने कहा कि हम ह्यूमंस जो हैं, हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो यार, इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स जिन्हें आप कहते हैं। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं। बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स जिन्हें पंक्चुएशन या स्पेशल कैरेक्टर्स कहा जाता है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हुआ, कॉमा हुआ, स्लैश हुआ, परसेंटेज हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा हुआ, @ हुआ, फुल स्टॉप हुआ। ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर्स में काम करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। इसको पॉसिबल करने के लिए
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के तहत अमेरिका ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कहा कि जो ये जितने भी ये अल्फाबेट्स आप देख पा रहे हैं, इन अल्फाबेट्स को इस कोड के तहत एक आइडेंटिटी दे दी, एक कोड दे दिया इंग्लिश के हर अल्फाबेट को। ये लीजिए, इंग्लिश के हर अल्फाबेट को, इंग्लिश लैंग्वेज के हर अल्फाबेट को एक कोड गिवन कर दिया। कैसे? कैपिटल ए से कैपिटल जेड को 65 से 90 का कोड दे दिया, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक 97 से 122 तक दे दिया। ऐसे आपके कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, फुल स्टॉप, एंटर, स्पेस, सबको यहां पर एक नंबर, एक कोड दे दिया गया। अब अगर आप कोई यूजर कंप्यूटर में ए लिखना चाहता है, अगर आप कंप्यूटर के अंदर ए पास करना चाहते हैं, तो वो कैपिटल ए नहीं जाएगा। आप कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, लेकिन कंप्यूटर के पास वो 65 पहुंचेगा, और जब उसके पास वो 65 पहुंचेगा, आपने यहां से कैपिटल ए प्रेस करा, बट यहां पहुंचेगा वो 65, और ये कंप्यूटर इस 65 को कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी में, और समझ लेगा बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा भी है कि कैसे नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ लेगा। अगर आप कैपिटल बी प्रेस कर रहे हैं, सीरीज है, कैपिटल ए प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर के पास 65 पहुंचेगा, कैपिटल बी प्रेस कर रहे हैं 66 पहुंचेगा, कैपिटल सी प्रेस कर रहे हैं 67 पहुंचेगा, ऐसे ही कैपिटल जेड प्रेस कर रहे हैं तो 90 पहुंचेगा। स्मॉल वाले अगर आप प्रेस कर रहे हैं, स्मॉल ए प्रेस कर रहे हैं तो वहां 97 पहुंचेगा, स्मॉल बी प्रेस कर रहे हैं तो 98 पहुंचेगा, ऐसे ही अगर आप स्मॉल जेड प्रेस कर रहे हैं तो 122 पहुंचेगा। स्पेस के लिए भी एक कैरेक्टर है, शायद 8 है या 13 है, एंटर के लिए भी है, हर कीबोर्ड पर लिखे हुए हर कैरेक्टर के लिए उसने यहां पर एक नंबर दे दिया, और इन नंबर्स की मदद से ही वो उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ लेता है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की पहचान है। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स को इजी टू यूज बनाने के लिए उसमें इंग्लिश का उपयोग होना बेहद जरूरी है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स को क्यों ना हम एक नंबर दे दें। देखिए बहुत आसान है, कंप्यूटर्स को 0101 समझ में आता है, कंप्यूटर्स को 0101 में कन्वर्ट करना आता है, तो इन्होंने इंग्लिश के हर अल्फाबेट को, हर कैरेक्टर को एक एक नंबर असाइन कर दिया। इन सब के लिए एक एक नंबर है। अब ये पूरी लिस्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की आप गूगल पर देख सकते हैं, हर कैरेक्टर के लिए एक नंबर है। और जब आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से जो की प्रेस की जाती है उसके अगेंस्ट कंप्यूटर के पास उसको असाइन किया गया नंबर पहुंचता है, जिसे वो बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ लेता है। राइट? अगर आप 97, अगर आप स्मॉल ए प्रेस कर रहे हैं तो उसके पास 97 जा रहा है, जिसे वो कन्वर्ट करके समझ जा रहा है कि आप स्मॉल ए प्रेस कर रहे हैं। और ये यूनिवर्सल कोड है, पूरी दुनिया में फॉलो होता था, इसलिए पूरी दुनिया में इंग्लिश भाषा, इवन आज भी इंग्लिश भाषा के लिए ये चलता है। राइट? अब हुआ क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और ये सारे कीबोर्ड के कैरेक्टर्स मिलाकर टोटल 128 कैरेक्टर्स थे इंग्लिश के, और जो एक्स्ट्रा वगैरह मिलाकर, जिन्हें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के तहत एक कोड दिया गया, एक नंबर असाइन किया गया, जिसको कंप्यूटर अपने आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता था। इसमें कैपिटल ए से कैपिटल जेड वाले लेटर्स और स्मॉल ए से स्मॉल जेड वाले लेटर्स दोनों शामिल हैं। तो 26 यानी 52 तो यही हो गए। फिर अभी और भी हैं, डिजिट्स भी हैं 0 से 9 तक की। राइट? वो भी शायद 45 से आसपास से स्टार्ट होती हैं। तो 128 कैरेक्टर्स जो हैं इंग्लिश के, जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के तहत एक नंबर दिया। आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे लेकिन वहां पहुंचेगा नंबर, क्योंकि उसे बाइनरी समझ में आता है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे हम यूजर्स के लिए कंप्यूटर पर काम करना आसान हो गया, इंग्लिश का इस्तेमाल होने लगा। राइट? अब अगर मैंने आपको बोला कि हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं या कैपिटल जे से कैपिटल जेड तक टोटल 65 से 90 की रेंज है, तो अगर मैं कंप्यूटर को कैपिटल ए प्रेस करता हूं तो उसके पास 65 पहुंचता है, कंप्यूटर के पास पहुंचता है 65, ये पहुंचा कंप्यूटर के पास 65, तो कंप्यूटर ने इस 65 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। ऐसा मैंने अभी आपको बताया और समझ लिया कि क्या है ये। राइट? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, इसमें जब आपके द्वारा पहुंचा गया, डाला गया अल्फाबेट नंबर में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास पहुंचा और उसने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, आप जाके हमारे चैनल पर जो ये पूरी BCS 111 की वीडियो है उसमें जाके पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां जाकर आप ये सारे कन्वर्जन्स नंबर सिस्टम की 3 वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये बाइनरी बेसिकली कितना, देखिए 128 कैरेक्टर्स का मतलब हमारे यहाँ तो 0 भी एक नंबर माना जाता है बाइनरी में, तो 0 से लेकर 127 तक टोटल नंबर्स इन लोगों ने असाइन किए थे। 128 कैरेक्टर्स का मतलब 0 भी तो एक नंबर है, तो 0 से लेकर 127 टोटल नंबर्स थे जो इसमें यूज हुए। अगर आप इनमें से किसी का भी बाइनरी निकालें तो ये जब बाइनरी कन्वर्ट होता था तो ये बाइनरी 7 बिट्स में हुआ करता था। हर नंबर का, हर अल्फाबेट का करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उस नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते थे ये कंप्यूटर्स तो वो 7 बिट्स में होते थे। 7 बिट्स यूज होती थी, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 7 बिट्स यूज करता था। किसी भी नंबर का जब बाइनरी निकालता था तो वो 7 बिट्स का बाइनरी हुआ करता था, 7 बिट्स में। अगर वो 7 बिट्स में आ भी नहीं रहा तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था, किसी का बाइनरी 7 में नहीं भी निकल रहा तो उसके आगे हम 0 लगाकर उसको टोटल 7 बिट्स करते थे। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के जमाने में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हर नंबर की 7 बिट्स में होती थी, तो किसी भी नंबर का अगर बाइनरी कन्वर्ट किया जाता था तो टोटल 7 बिट का एक पूरा वर्ड, एक नंबर साइज बनता था। तो 7 बिट्स का इस्तेमाल करके, और देखिए 127 के बाद अगर आप कोई भी इससे बड़ा नंबर लेंगे तो वो 8 बिट्स में होगा। ये मेरे ख्याल से 127 ही वो लास्ट नंबर है जिसका बाइनरी 7 बिट्स में आता है, आप निकाल कर देख लें। 128 पे आएंगे तो वो शायद 8 बिट्स हो जाएगा। तो इसीलिए वैसे भी देख लें तो 127 लास्ट नंबर है जो 7 बिट्स में बाइनरी में निकाल कर देखेंगे। आप 2 से एलसीएम लेकर निकाल भी सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो हर नंबर को 7 बिट्स में, चाहे नंबर 0 ही क्यों ना हो, 0 का बाइनरी 7 बिट्स में। ये लीजिए 4 5 6 7, राइट, ये लीजिए 7। 1 का बाइनरी 7 बिट्स में, सब चीजें 7 बिट्स में ही लिखी जाएंगी। 2 का बाइनरी 7 बिट्स में, 3 का बाइनरी 7 बिट्स में, सबको 7 बिट्स में ही लिखा जाना है। ये वहां का रूल था, क्योंकि 127 एक समानता रहती है, एक लीनियरिटी रहती है कि यार हर चीज 7 बिट्स में है तो मशीनों को काम करने में भी आसानी रहती है, राइट। तो ये 7 बिट्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। राइट। सो अगर आपको कंप्यूटर्स के साथ इनपुट या आउटपुट करना है तो उसके लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था। तो ये था गाइस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, जो कि अमेरिका में अमेरिकन कंपनीज ने डेवलप किया था कंप्यूटर्स के साथ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था, जिसको नाम से ही डेफिनेशन बना सकते हैं यार, कि इट वाज कंप्यूटर, एस्काई की डेफिनेशन देखिए, यूज टू एक्सचेंज नहीं लिखना तो इनपुट आउटपुट या परफॉर्म इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट ही एक्सचेंज हो गया ना, राइट, विद कंप्यूटर्स, राइट। आप इनपुट आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा भी लिख सकते हैं। तो लीजिए डेफिनेशन बनकर तैयार है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था इनपुट आउटपुट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस या डेटा का कंप्यूटर्स के साथ। इंग्लिश तो आज भी इसी मेथड से चलती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कंप्यूटर्स में अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल होने लगा, अलग अलग नेचुरल लैंग्वेजेस यूज होने लगी। जैसे हम आजकल हिंदी में भी काम कर लेते हैं कंप्यूटर्स में, जापानीज में भी काम कर लेते हैं, फ्रेंच में भी काम होता है। कंप्यूटर्स में अब काम करने के लिए अलग अलग भाषाओं में काम होने लगा। तो कैसे हुआ? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स को ही कोड दे पाया था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में सिर्फ इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल था, क्योंकि उसमें कोड जो गिवन था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स को गिवन था। आइए हम बात करते हैं दूसरे की,
जो अब वर्तमान दौर में चल रहा है और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो जावा है, चाहे वो सी शार्प है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ओरेकल्स हैं, जो भी चल रही हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब उसी का इस्तेमाल कर रही हैं और वो है गाइस यूनिकोड। फुल फॉर्म अगर आप सोचें तो ये यूनिवर्सल कोड बनता है। और यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल का मतलब जो सारी दुनिया का हो, यानी दुनिया की विभिन्न विभिन्न भाषाएं अब आज के दौर में इनमें कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिकोड को इट इज ऑल्सो नोन एज यूटीएफ। यूटीएफ 8 के नाम से भी जाना जाता है। यूटीएफ स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। लीजिए, इससे नाम से भी क्लियर हो रहा है होगा आपको। और ये 8 जो है ये बता रहा है कि ये 7 नहीं, 7 बिट्स। आपने देखा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में सिर्फ इंग्लिश भाषा थी, इंग्लिश भाषा में लिमिटेड कैरेक्टर्स थे, लिमिटेड कैरेक्टर्स थे, तो वो लिमिटेड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स इनफ थी। बट यहां पर अब हिंदी भी होगी तो हिंदी के भी तो अपनी वर्णमाला है, अपने व्यंजन है, उनको भी तो रिप्रेजेंट करना होगा। देन ऐसे ही जो अल्फाबेट्स हैं वो जापानीज के भी होंगे, फ्रेंच के भी होंगे, उनके लिए भी तो एक कोड आएगा। जबकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में तो सिर्फ इंग्लिश भाषा के लिए एक कोड था, वहां तो सिर्फ ए से जेड के लिए था, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के लिए था। यहां तो अब इन भाषाओं के भी तो जो वर्णमाला, व्यंजन, जो हिंदी के जो अपने पूरे शब्द हैं, जो लेटर्स हैं, या जापानीज के जो लेटर्स हैं, उनको भी तो एक कोड देना था। तो वहां पे वो 7 बिट्स था, वो कम पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने यहां पर 8 बिट्स कर दी। सो अमेरिकन यूनिकोड के अंदर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अंदर 7 बिट्स का इस्तेमाल होता था, यहां यूज होती थी 8 बिट्स। सबसे पहला फर्क दोनों में। किसी भी इंग्लिश के लिए तो इन्होंने उन्हीं को ले लिया, इसने उसी को आप अंदर शामिल कर लिया, यानी ये भी कैपिटल ए से कैपिटल जेड को 65 to 90 ही देता है, बट ये उसको 7 बिट की जगह 8 बिट में कन्वर्ट करेगा। अब जो टोटल बाइनरी बिट्स होंगी वो 8 बिट्स होंगी, तो ये 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करता है हर बाइनरी कैरेक्टर्स को। इसके अंदर टोटल सभी भाषाओं के मिलाकर, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, इंग्लिश, ऐसी कई भाषाओं के लिए हर कैरेक्टर के लिए, हर उनके लेटर के लिए एक एक नंबर है। तो ऐसे टोटल, या आप कह सकते हैं कि मोर देन 1 लाख कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर, जिनको एक कोड यहां पहचाना गया है, जिनको यहां पर एक एक नंबर दिया गया है। यानी हिंदी के लेटर्स जो हैं का, खा, गा, उनके लिए भी यहां पर एक एक नंबर है। का के लिए एक नंबर है, खा के लिए एक नंबर है, गा के लिए एक नंबर है। और इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। सो यूज ऑफ मैनी नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, जापानीज, सब लैंग्वेजेस, अब फ्रेंच, इन सब भाषाओं के अंदर जो लेटर्स हैं उन सब को यहां पर एक एक नंबर दिया जा चुका है। तो अब इसी वजह से आप इन भाषाओं का कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिकोड। अगर आप इसकी एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे तो कई जगह आपको देखने को भी मिलेगा। अगर आप देखें कभी कहीं XML आपको देखने को मिले तो उसकी तो पहली लाइन में ही ये लोग UTF-8 लिखवाते हैं। अब UTF-8 का मतलब XML जो है वो यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट को फॉलो करती है, यानी यूनिकोड को फॉलो करती है। अब यूनिवर्सल ये इसलिए कहला रही है यार, दुनिया की अलग अलग भाषाएं हैं जिनको ये कंप्यूटर में काम करने की इजाजत दे रही है। देन जावा हो गया, देन ओरेकल हो गया, सी शार्प हो गया, आजकल की जितनी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं ये सब यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट करती हैं। तो गाइज ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है। बहुत इजी सा डिफरेंस है। करंट डेज में अगर आप हमसे बात करेंगे तो वर्तमान समय में यूनिकोड चल रहा है, जो पहले एस्काई चलता था। हालांकि एस्काई अभी भी कई जगह है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां उसको एस्काई को यूनिकोड में कन्वर्ट करा लिया जाता है, राइट। तो ये यूनिकोड फॉर्मेट है जो आपके इस चैप्टर से पेपर में कई बार दोनों को डिफरेंस करने के लिए आया हुआ है कि एस्काई और यूनिकोड पर शॉर्ट नोट लिखिए या दोनों के बीच में डिफरेंस करिए। ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से इसको आंसर करना है। यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।